प्रधानी ने अपने गांव खेत में काम करने के लिए उसे बुलाया। शाम को मंडवे की 2 रोटी मिल जाएंगी ये सोचकर वो चली तो गई, पर मन नहीं लगा। तरह तरह की आशंकाएं उठती जा रही थी। इस पूरे गांव में केवल खेमों का ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे तनिक सहानुभूति की आशा की जा सकती थी। अभी भी प्रधानी ने बताया कि वो भी नए बर्तन बेचने के लिए तल्ली राव की तरफ चले गए हैं। काम करते करते उसके हाथ रुक गए। उसे सहसा एक विचार आया और वो उठ खड़ी हुई। हाँ प्रधानी सासू, बाकी का काम कल कर दूंगी हो, उसने कहा। अभी तबीयत ठीक नहीं है, सिर में रिंगाई आ रही है, चक्कर जैसा। भूख से तो चक्कर नहीं आ रहे? प्रधानी ने पूछा। नहीं नहीं सासू, वैसे ही घूम रहा होगा सिर। घूमती हंसिया कमर में खोसकर घर की ओर चल पड़ी। कल से कुछ भी खाया नहीं था, इसलिए चढ़ाई पर चढ़ते हुए पांव कांप रहे थे। रास्ते में खीरे की बेल से एक खीरा उसने चुपके से तोड़ा और घाघरे की फेंट में छिपा लिया। घर के आंगन पर पहुंचते ही देखा कुन्नू उसकी पुरानी घाघरे का टुकड़ा धूप में बिछाए लेटा हुआ है। जर बुखार तो नहीं है? थोड़े से चलने में हाँफने से गोमती बोली, हल्के से बोली। कुन्नू वैसे ही लेटा रहा, बड़ी सुनी सुनी आंखों से माँ की ओर देखता हुआ। गोमती ने पास जाकर उसका माथा मसारा। सचमुच शरीर तप रहा था। माँ ने खीरा दिखाया तो उस पर भी झपटा नहीं, चुपचाप तटस्थ भाव से देखता रहा। भीतर जाकर गोमती कुछ टटोलने लगी। बहुत देर तक टटोलने के बाद भी वो नहीं मिला तो झुंझले हुई बाहर आई। कुन्मा, हमारी लोहे की कटोरी कहाँ है? कुन्नू झपट कर उठा और काठ के टूटे बक्से के नीचे से निकाल लाया। उसमें खुमानी की गुठलियां भरी थी, जुट्ठी खेलने के लिए। क्या करेगी ईजा? उसने पूछा। गोमती ने कोई उत्तर नहीं दिया। फटे कपड़े इस तरह से खींच तान कर ठीक करने लगी कि उन्हें पहनकर बाहर निकला जा सके। तू चलेगा कुनिया? स्नेह से गोमती ने पूछा। कहाँ? पोखरी की दुकान तक। वहाँ क्या है जा? कुछ नहीं, ऐसे ही। गट्टा मिस्त्री खिलाएगी? कुन्नू ने पूछा। तो गोमती ने बड़े विवश भाव से देखा। गट्टा मिस्त्री ही तेरे भाग में होती तो इस दरिद्र घर में क्यों जन्म तारे? उसका हाथ थामे वो चली। सांझ हो रही थी, आते आते रात हो जाएगी। अकेली जाना ठीक नहीं लग रहा था। किसका क्या ईमान। थोकदार जी, एक चिट्ठी लिख दो मेरे देवर देवराम को, लाम पर हैं। बगल में दवाई हुई लोहे की कटोरी उसने सामने रख दी। इसे बेच देना, एक चिट्ठी का पैसा तो निकल ही आएगा ना। बूढ़े किशन सिंह थोकदार जानते थे कि ये गरीब कलिया के डसे हुए हैं। कल फिरमा को ले जाते हुए उन्होंने देखा था। उन्हीं की दुकान पर बैठकर पटवारी जी समेत सबने चाय पी थी, तम्बाकू खाया था। सर्दी से बेचारा थुर थुर कांप रहा था। क्या लिखाना चाहती है? उन्होंने सहानुभूति से पूछा। यही घर की कुशल बात। लिखने के लिए जैसे ही कागज उन्होंने निकाला, पूछा। हाँ, उसका पता पानी कहीं लिखा है? अंगड़ी में कुछ फटे पुराने पीले कागज पत्तर उसने निकाले और सामने बिखेर दिए। थोकदार अधिक पड़े हुए नहीं थे, फिर भी किसी तरह काम चला लेते थे। खेती खान की प्राइमरी पाठशाला से अब से लगभग 35-40 साल पहले उन्हें दफा 2 पास किया था। लंबा सा कोरा कागज निकालकर वो चुपचाप लिखने बैठे। सुस्ती सिरी की प्रारंभिक कुछ बातें लिखने के पश्चात अपना भारी सिर उन्होंने ऊपर उठाया। हाँ बता, और क्या लिखूं? यही सब कुशल बात। कुशल बात भी पूरी हो गई तो उन्होंने मोटे चश्मे से फिर सामने देखा। और क्या? सब लिख दो, गोमती बोली। तुमने माघ फागुन से कोई चिट्ठी पत्री नहीं दी। हरेला के मेले के दिनों में भी एक चिट्ठी गहतुड़ी बामन से लिखवा कर भिजवाई थी। पता करना कि वो मिली या नहीं। कल तुम्हारे ठुल्दा को ये लोग फिर पकड़कर जेल में डालने के लिए ले गए हैं। तुम्हारे काका की ही करतूत लगती है। कल खिमोका ने कुछ कहा तो उनको भी बाप बेटे ने खूब मारा। तुम्हारे काका हमें भी मारते धमकाते रहते हैं। तुम वहाँ सरकार से पटवारी को लिखवा दो कि हमारे ठुल्दा नेरे गऊ हैं, उन्होंने चोरी नहीं की। बिना बात ये लोग लाठी उचाकर मारने को आ जाते हैं। किसी दिन हमको भी मार देंगे। तुम एक बार आकर हमारा मुख देख जाओ। गोमती का गला भराया। इससे अधिक वो कुछ नहीं कह पाई। थोकदार चुपचाप चिट्ठी लिखते रहे। अंत में जीभ से थूक लगाकर चिट्ठी चिपकाते हुए बोले, ले लो, उस लाल डब्बे में डाल आय से। सामने चीड़ के पेड़ पर लटकते लाल डब्बे में वो चिट्ठी डाला ही घूमती। लालटेन की फूटी हुई काली चिमनी से धुआं प्रकाश बिखेर रहा था। अधिक दूर तक वृद्ध थोकदार को दिखता नहीं था। सामने की और इशारा करके पूछा, लोहारनी, वो कौन है? आपके लोहार का लड़का है थोकदार जी। कुछ टटोलती हुई निगाहों से थोकदार उसकी ओर देखते रहे। तेरा नाम क्या है यार? बच्चा शर्मा गया। फटे कोट के पल्ले में गर्दन छिपाता हुआ और भी सिकुड़ कर छोटा हो गया। बताइए जू।
ठेकेदार बाबू तेरा नाम पूछ रहे हैं। सहमते सहमते वह बोला, कुन्नुआ। नाम तो बड़ा जोरदार है यार। अच्छा बता, अब तू क्या खाएगा? बच्चे ने अपनी भूखी निगाहों से चारों ओर देखा और धीरे से कहा, कुछ भी नहीं। थैली में से कुछ दाने मूंगफली के निकाल कर उसकी ओर बढ़ाते हुए बोले, ले खा भी ले। तू तो यूं ही शर्मा रहा है। हमारे हिस्से का लोहार तो तू ही है यार। कल ये तो सुबन के हिस्से में आ गया है। तनिक रुक कर वो भूत बोले, जैसे सहसा कुछ याद आ पड़ा हो। अच्छा बता, कल ये तुझे भी मारता है क्या? बच्चे ने हाँ करके सिर हिला दिया और बंदर की तरह उकड़ू बैठकर पटर पटर मूंगफली चबाने लगा, छिलके समेत। तुझे तो जर बुखार है, तो मूंगफली खा रहा है, खांसी आएगी? माँ ने पूछा तो कुन्नू ने उत्तर नहीं दिया। वे जब लौटने लगे तो वृद्ध थोकदार ने कटोरी चुपचाप कुन्नू के हाथ में धर दी। रख ले यार, तू पानी किसमें पिएगा? अंधेरे में घर के कोने में पड़ी गठरी देखकर चौंके। हैं, ये क्या? अचरज से बोली, मैं हूँ गुमू। हल्की सी आवाज आई। इजा तू तू तो चली गई थी। अपनी जगह पर कराहती हुई उठ बैठी गठरी। पिपलाटी गांव तक गई तो पांव आगे नहीं बढ़े। वहां के लोगों ने टोका, कितनी निठोर है तू। दुख में पड़ी लड़की को छोड़कर अपने घर जा रही है। वहां क्या धरा है तेरा? मरते समय गले में पानी गिरने वाला तक नहीं है। गोमती पास ही बैठ गई। पिपलाटी का खिलानंद कह रहा था, पिरमा की औलाद में बहुत खराब हालत है। अभी लोहाघाट की औलाद में नहीं भेजा है। पटवारी जी के डेरे में ही बंद है। वो अपनी आंखों से देख आया है। माँ ने अपने दुखते पाँव को सहलाते हुए कहा, तो एक बार हो आती तो शायद वो छूट जाता। अपने बयान दे क्यों नहीं आती? पटवारी जी भी बुला रहे थे। सच सच कह देना कि तुमने चोरी नहीं की। चुपचाप सुनती रही गोमती। रात भर तरह तरह की आशंकाएं मन में उठती रही। दूसरे दिन भी काम में जी नहीं लगा। पति का निरीह चेहरा देखकर आंखों रह रहे आंखों के आगे घूमता रहा। शाम को खिमुका के बेटे को बुलाकर बोली, हाँ हो देवर जी, मुझे पटवारी की देर तक छोड़ क्यों नहीं आते? सुना है मुझे बुला रहे हैं पूछताछ के वास्ते। क्यों नहीं, चलो अभी। तिरमदा की हालत नाजुक बता रहे हैं, करमराम ने कहा। इजा मैं जा रही हूँ, रात तक आऊंगी। कुन्नू को खिलाकर सुला देना, कल से उसको बुखार है। इतना कहकर गोमती झटपट करमराम के साथ चल पड़ी। बुढ़िया माँ ने कुछ दाने अनाज के उबाले, पर कुन्नू ने चखे तक नहीं। एक कटोरी मांड नमक मिलाकर उसने पी ली और शेष गोमती के लिए रख दिया। कुन्नू भी सुबह उठते ही खाने को कुछ मांगने लगेगा। टूटे दरवाजे से बाहर तारों की ओर झांकती हुई सोचने लगी, गोमती अब पहुंच गई होगी। लौटते लौटते पता नहीं कितनी देर हो जाएगी। 3 तिहाड़ी तक निकल ही आएगी। द्वार पर भीतर से अलगनी लगाकर अभी वो सोई ही थी कि किसी ने टट्टर के दरवाजे खटखटाए। अंधेरे में हाथ से जमीन टटोलती पहुंची तो देखा कर्मिया खड़ा है। वो मुन्नी आई। पटवार जी कहते, जांच पड़ताल में भी वक्त लगेगा, तू जा, वो अकेली आ जाएगी। फिर कोई प्रश्न मानने नहीं पूछा। धीरे से द्वार बंद किए, फर्श के ठंडे बिछौने पर लुढ़क गई। दिन भर चलने से थकी थी वह। पाँव भी दुख रहे थे, पर नींद न आ रही थी। तरह तरह के प्रश्न फन फैलाए खड़े रहे हो रहे थे डसने के लिए। यह भागी ऐसा रूप लेकर नहीं जन्मती तो शायद आज इतना दुख नहीं पाती। उसने एक ठंडी आह भरी। उसे याद है अपने अतीत के दिन, जब वह स्वयं 17-18 वर्ष की थी। ब्याह हुए 8-9 वर्ष बीत गए थे, पर अभी तक कोई संतान नहीं थी। सांवली होने के बावजूद उसमें अद्भुत रूप था, अनोखी जवानी, जो देखता देखता ही रह जाता। लोहार शिल्पकारों में ऐसा कमी होता था। एक बार वो ब्यानधुरा के मेले से लौटी कि घर में कोहराम मचा दिखा। उसकी ननद ने खुबानी की डाल पर रस्सी बांधकर आत्महत्या कर ली थी। ससुराल में उसे दुख था, यहाँ मैके वाले अपने घर टिकने नहीं देते थे। बेचारी विधवा थी और पेट में किसी का बच्चा रह गया था। लोक लाज के भय से मुक्ति पाने के लिए यही रास्ता अपना लिया। बस वो क्या मरी, सबके लिए आफत खड़ी हो गई। पटवारी, पेशकार, पूरे फौज फर्रा के साथ गांव में आ धमके। दिनों तक पूछताछ के साथ साथ मारपीट भी चलती रही। पेशकार का कहना था कि लड़की के मैके वालों ने ही जबरदस्ती उसको फांसी पे लटकाया, नहीं तो खुद क्यों मरती। दुनिया में दुख किसे नहीं है? क्या सब गले में फंदा लटका कर ही मरते हैं? जरूर इसकी बदमाशी है। इन्होंने ही लड़की को जानबूझकर मारा। उसके ससुर को, जेठ को, पति को, सबको बांध कर जानवरों के बाड़े में बंद कर दिया। पेशकार को शराब की लत थी। उसके लिए रोज गांव वालों की तरफ से बकरियां कटती, भोजन का इंतजाम होता। बारात के लोग तरह लोग बैठकर जीमते। सारा खर्चा गांव वालों के सिर था। जब कहीं कोई सुराग नहीं मिला तो एक दिन रात को पटवारी को डपटते हुए पेशकार बोला, मर्दों से ही नहीं औरतों से भी पूछताछ करो।
घर में कौन कौन है सबको घसीट कर लाओ। सास जेठानी सबको एक एक करके बुलाया गया। उनसे पूछताछ करने के बाद अंत में उसकी बारी आई। इसका हाथ जरूर होगा इस हत्या में। फर्श पर पांव पटकता हुआ पेशकार गरजा और फिर अकेले बंद कमरे में रात को देर तक पूछताछ करता रहा। भोजन के बाद रात को फिर पूछताछ शुरू हुई। जब तुमने उस बेचारी को जबरदस्ती रस्सी बांध कर लटकाया होगा, उससे जरूर छीना झपटी की होगी, तुमसे हाथापाई भी हुई होगी। मरता क्या न करता। हो सकता है उसने तुम्हें दांतों से नाखूनों से काटा भी हो। मुझे वो क्यों काटेगी? मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं था। वो कह ही रही थी कि पेशकार दांत पीसता हुआ गुस्से में फट पड़ा। तेरा नहीं तो क्या उससे मेरा झगड़ा था? कुत्तिया की बच्ची, तेरी सास तो खुद ही कह गई है कि तुझसे उसकी बोलचाल तक बंद थी। वो तो नई पिछौड़ी के बारे में थी, तो क्या तुझसे हाथी घोड़े के बारे में होगी? हाथ नचाकर वो बोला। अब तो तू मनाही करेगी? हरामजादी, कैसी गऊ बन रही है इस समय। तेरे बारे में गांव वालों ने मुझे सब बता दिया है। तेरे तो गजब के किस्से हैं। जिसे तूने खराब नहीं किया वो मर्द ही नहीं। आवेश में वो हाँफने सा लगा। उसकी हालत देखने लायक थी। इस सर्दी में भी ठंडा पानी पी रहा था। कुछ रुक कर वो फिर गरजा। अच्छा पता, उसने छीना और झपटी में तेरे शरीर पे कहाँ कहाँ खरोच लगी है। कहीं न कहीं दांतों के नाखूनों के निशान जरूर होंगे। मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए। बड़े बड़े खूंखार डाकुओं को मैंने धूल चढ़ा रखी है। तू तो चिड़िया है, चिड़िया, निरी चिड़िया। चुटकी में मसल दूं तो पता तक नहीं चलेगा तेरा। अवाक सी वो देखते रही उसका मुंह। ये क्या कह रहा है? उसकी समझ में नहीं आ पा रहा था। डर डर कर रुक रुक कर वो बोली। अपनी ननद को मैं क्यों मारूंगी? क्यों करूंगी उससे छीना झपटी? मेरा कोई कसूर नहीं है माए बाप। हाथ जोड़ती हुई रो पड़ी। वो सोचती थी इस तरह रोने से शायद वो छोड़ दे, पर तभी एक तमाचा गाल पर जमाता हुआ पेशकार बोला। उसे मारकर अब निर्दोष बन रही है सुअर की बच्ची। उतार कपड़े, दिखा निशान कहाँ कहाँ पर है। उसी की तरह तुझे भी फांसी पर नहीं लटकाया तो मेरा नाम भी कुंवर सिंह पेशकार नहीं। भय से वो कांपने लगी। गाल ही नहीं, सारा शरीर झंझना रहा था। आंखों के आगे तारे झिलमिलाते नजर आते। उतार कपड़े। यंत्र की तरह उसने सिर पर ढकी पिछौड़ी हटाकर एक ओर रख दी। आंगड़ी उतारने तेरा बाप आएगा यहाँ। उसने बिना तनिक प्रतिरोध के उसे भी परे रख दिया। फिर जो जो आदेश वो देता रहा विवश भाव से मानती रही। हाथ में लालटेन उठाकर अंत में उसके शरीर पर निशान टटोलने लगा, पर देर तक अंग अंग टटोलने के पश्चात भी जब कहीं कोई चिन्ह नहीं मिला तो उसके शरीर पर हाथ फेरता हुआ बोला। ठीक ही कहते हैं गांव के लोग, तू बड़ी हरीफ है। घाघ, उसे भी मार दिया, अपने शरीर पर एक खरोंच तक नहीं लगने दी। अच्छा बता, तूने उसके गले में फंदा किस तरह डाला? प्रत्युत्तर में उसने बड़ी बड़ी आंखें फिर डबडबाई तो पेशकार ने सहानुभूति जताते हुए अपने दोनों हाथों से उसकी नग्न देह उठाकर अपने बिस्तर पर रख दी। थक गई होगी, आराम कर, अगला सवाल सुबह पूछेंगे। और लालटेन बुझा दी। फिर जब तक रहा, रोज उससे एकांत में तरह तरह के सवाल करता रहा। अंत में जाने के दिन एहसान जताता हुआ बोला। तेरा लिहाज करके इन सबको फांसी की सजा से बरी करवा दिया, नहीं तो इस कच्ची उम्र में तो विधवा हो जाती। इस मुसीबत से छूटने के बाद भी काफी दिन तक उसने बहुत कुछ सहा। पेशकार के जाने पर के बाद पटवारी ने पूछताछ का सिलसिला जारी रखा। बाद में भी तरह तरह के बहाने से गांव आता रहा। शुक्र तारा अब आसमान से स्पष्ट झलक रहा था। गोमती अब तक लौटी नहीं थी। बूढ़ी माँ किवाड़ पर अपनी धुंधली निगाहें टिकाए न जाने क्या क्या सोच रही थी। प्रातः रुग्ण विक्षिप्त पति का हाथ थामे गोमती घर आई तो माँ उसके उतरे हुए चेहरे की ओर देखती रह गई। एकदम पीली लग रही थी वो। आकृति में अजब का अवसाद था। भीतर कपड़े बदलते समय एक झलक माँ ने देखा। उसकी देह में जगह जगह नाखूनों के, दांतों के लाल लाल निशान है, जिनसे अब भी लहू टपक रहा है।